तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्लास 12 हिंदी आरहो भाग 2। और यहाँ पे आपकी कविता नंबर 1 है। पोर्शन शुरू हो चुका है काव्य खंड का और जल्द ही ख़त्म भी हो जाएगा। सो यहाँ पे जो है आपको सारे जो चैप्टर्स हैं, आपकी व्याख्या हो गई या फिर दूसरे पोर्शन है, सबकी वीडियोस मिलेंगी। और उसके साथ साथ आपको उनके अभ्यास के प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, MCQs, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो अगर वो सारी चीज़ें देखनी है, प्लेलिस्ट खोल के देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाके देख लेना। उनमें जो भी वीडियो आपको समझ में आती है, बहुत सारी वीडियो बनी हुई है ऑलरेडी, तो जाके आप देख लेना। अब शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। इसकी व्याख्या आपको लिखी हुई भी मिल जाएगी, चाहो तो मन करे तो देख लेना। बाकी अगर आपको जो है अभ्यास के प्रश्न उत्तर या और कुछ चीज़ें जाननी है तो एक ही लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन में पूरे पेज का है, तो वहाँ पे जाके आप पूरा जो भी कुछ देख रहे हैं वहाँ से जाके देख सकते हो। अब जो है यहाँ पे ये बहादुर शाह जफर क्या करने आ गए, चलो इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कुछ लिख रखा है इन्होंने, शायद कुछ काम का हो, मज़ेदार हो। बहादुर शाह जफर, हाँ जीवन परीक्षा भी करेंगे साथ में, डोंट वरी। जीवन परीक्षा आता है एग्जाम्स में, मेरे को पता है। सो इसको समझाऊंगा मैं, बिल्कुल आसान है, ज़्यादा डिफिकल्ट होता नहीं है और इम्पोर्टेंट है इस वाले राइटर का जीवन परीक्षा। तो बहादुर शाह जफर, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयारों में, ये तो कविता चाहिए, छोड़ो इसको, टाइम वेस्ट कराएगी आपका। हरिवंश राय बच्चन पे आओ सीधा, बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया गया है इसको। हरिवंश राय बच्चन, ये रहे हमारे बूढ़े बाबा। तो ये है हरिवंश राय बच्चन। इनका जन्म हुआ था सन 1907 में इलाहाबाद में, ठीक है, ये याद रखना है। देखो जैसे आप इन्होंने लिख रखा है ना, थोड़ा सा और मॉडिफाई करना पड़ता है आपको जब एग्जाम में लिखते हो। क्या होता है, देखो जन्म लिखना है, या फिर बोले तो सामान्य जीवन परीक्षा भी बोल सकते हो इसको कई जगहों पे, जिसमें आपको जन्म और मृत्यु उन्होंने क्या किया वो बताना होता है। या फिर आप इस तरीके से भी लिख लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जन्म, निधन, प्रमुख रचनाएं, रचनाएं बहुत काम की होती है, रचनाओं के नंबर मिलते हैं आपको एग्जाम्स में। कम से कम 4 रचनाएं तो आपको याद रहनी चाहिए। उसके बाद में आता है निधन हो गया, और साहित्यिक विशेषताएं जो है, मतलब साहित्यिक विशेषता में भाषा शैली वगैरह वो बतानी पड़ती है आपको। तो ये चीज़ें बता दूँ, पूरा नहीं लिखना होता, बहुत बड़ा ही तो आधा सा भी लिख दोगे ना इसमें से, तो आपको नंबर फुल टू फुल मिल जाएंगे। ज़्यादातर 5-6 मार्क्स का ही आता है ये। इनकी रचनाएं देखो, मधुशाला 1935 में, मधुबाला 1938 में, मधुकश 1938 में, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलियनामिनी, संतरिगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोके, टूटी फूटी कड़ियाँ, काव्य संग्रह। ये क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, हेमलेट, जनगीता, मैकबेथ, अनुवाद है ये, प्रवासी की डायरी। उनका पूरा वर्ड में बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित हुआ है, जो भी कुछ उन्होंने लिखा है। उनका देहांत हो गया 2003 में, मुंबई में हो गया था। पूर्व चलने से के बटोही बाट की पहचान कर ले, पता नहीं क्या बोल रखा है। 1942 से 52 तक जो है इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक, आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों के से संबद्ध, फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। दोनों महायुद्धों के बीच मध्य वर्ग के विक्षुब्ध विकल मन को बच्चन ने वाणी का वरदान दिया। उन्होंने छायावाद की लाक्षणिक विकृतता के बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदनशील गेय शैली में अपनी बात कही। व्यक्ति जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति बच्चन के यहाँ कविता बनाकर प्रकट हुई। यह विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी विलक्षण लोकप्रियता का मूल आधार है। मध्ययुगीन फारसी के कवि उमर खयाम का मस्तानापन हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताओं, विशेष मधुशाला में एक अद्भुत अर्थ विस्तार पाता है। जीवन एक तरह का मधुकलश है, दुनिया मधुशाला है, कल्पना साकी और कविता वह प्याला जिसमें ढालकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है, पूरी तन्मयता से जीवन का घूंट भरे, कड़वा खट्टा भी सहज भाव से स्वीकार करे, तो अंततः एक सूफिया सी
बेख्याली मन पर छाएगी, एक के बहाने तू सारी दुनिया से इश्क हो जाएगा और तेरा मेरा के समस्त झगड़े काफूर हो जाएंगे। इसे बच्चन का हालावादी दर्शन कहते हैं। देखो मेरे को पता है आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा इसमें क्या है दर्शन का मतलब। यहाँ पे ये बोल रहा है, लेखक आपको बोल रहा है हरिवंश राय बच्चन कि आपको जो है अगर आप कविताएं लिखते हो, आपको शुरुआत में अजीब सा लगेगा, मतलब फीलिंग बदलती चली जाएंगी धीरे धीरे और आपको दुनियादारी से प्रेम हो जाएगा, मतलब दुनिया से, संसार से प्रेम होना स्टार्ट हो जाएगा और आप फालतू के झगड़े भूल जाओगे। ठीक है, ये था इनका थोड़ा हालीवादी दर्शन बोला गया इसको। यह बात ध्यान देने योग्य है कि उनकी युग बोध संबंधी कविताएं जो बाद में लिखी गई उनका मूल्यांकन अभी तक कम ही हो पाया है। बच्चन का कवि रूप सबसे विख्यात है, पर उन्होंने कहानियां, नाटक, डायरी आदि के साथ बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी है जो ईमानदार, आत्मस्वीकृति और प्रंजाल शैली के कारण निरंतर पठनीय बनी हुई है। यहाँ उनकी कविता आत्म परिचय तथा एक गीत निशा निमंत्रण, देखो ये चीजें आ सकती हैं, पूछी जाती है, अगर एमसीक्यू आता है ना तब पूछी जाती है कई बार कि आत्म परिचय की जो ये एक गीत वाला है ना, तो ये क्या है, ये जो है निशा निमंत्रण का एक गीत है। आप वहाँ पे तो सिर्फ नाम लिखा मिलेगा, दिन जल्दी जल्दी ढलता है नीचे तो, लेकिन यहाँ पे आपको पता लगेगा निशा निमंत्रण का एक गीत है वो। तो यहाँ पे आपको दो चीजें पढ़ने को मिलेंगी, एक है आपका आत्म परिचय और एक है आपका निशा निमंत्रण का जो है एक गीत दिया जा रहा है। अपने को जानना दुनिया के जानने से बहुत ज़्यादा कठिन है। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो होता ही है, खट्टे मीठे मतलब समझ गए ना, कभी प्यार कभी झगड़ा। जगजीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं। दुनिया अपने व्यंग्य बाण और शासन प्रशासन से चाहे कितने भी कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह ही नहीं पाता, क्योंकि उसकी अपनी असीमता, अपनी पहचान का उत्स, उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। अपना परिचय देते हुए वह लगातार दुनिया से अपने द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म ही उद्घाटित करता चलता है और पूरी कविता का सारांश एक पंक्ति में यह बनता है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रतिक्रिया का है, मेरा जीवन विरोधों का सामंजस्य है, उन्मादों में अवसाद, रोदन में राग, शीतलता वाणी में आग, विरोधों का विरोधाभासमूलक सामंजस्य साधते साधते ही वह बेखुदी, वह मस्ती, वह दीवानगी व्यक्तित्व में उतर आई है कि दुनिया का तालबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ, जैसा कुछ कहने का ठस्सा पैदा हुआ है। यह ठस्सा ही छायावादोत्तर गीति काव्य का प्राण है। किसी असंभव आदर्श की तलाश में सारी दुनियादारी ठुकरा कर उस भाव से दुनिया से इसे कोई वास्ता नहीं है। प्रतिकलह का यह वितान और विरोधाभास का यह विग्रह इन्हें दूर टिमटिमाते तारे की अबूझ रहस्यमयता से लटालोट रहता है। निशा निमंत्रण से उद्धृत गीत में प्रकृति के दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्राणी वर्ग के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश है। बहुत ही सरल सर्वानुभूत बिंबों के जरिए किसी अगोचर सत्य की कहानी छुअन महसूस करा देना बच्चन जी को जो अलग विशेषता है, यह गीत उसका एक बेहतर नमूना है। किसी प्रिय आलंबन या विषय से भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयासों के पगों की गति में चंचल तेजी भरता है, अन्यथा हम स्थिरता और फिर जड़ता को प्राप्त होने के अभिषिप्त हो जाते हैं। गीत इस बड़े सत्य के साथ समय के गुजरते जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी लिए हुए है। तो अभी जो है हम शुरू करेंगे आत्म परिचय, लेकिन हाँ, अब जो मैंने ये लाइनें पढ़ी जिसको आपको लगा होगा भाई क्या बोरिंग लाइनें हैं, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आया क्या कहना चाह रहा है लेखक, क्या कहना चाह रहा है और मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी पढ़ दी। अब देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको क्या सीन है। यहाँ पे जो है आत्म परिचय जो है ना आपका, दो कविताएं हैं, एक आत्म परिचय है, एक निशा निमंत्रण यानी कि एक गीत। तो आत्म परिचय की बात करें तो यहाँ पे बता रखा है आत्म परिचय के अंदर जो है वो अपने आप की दुनिया में जी रहा है,
वो जो है दुनियादारी से रिश्ते नाते जो है मतलब ज़्यादा रखता नहीं है, तो वो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, कैसे उसका जीवन यापन हो रहा है। उसकी जो है प्रेमिका थी तो वो भी चल बसी है अभी, तो अब जो है उसका समय कैसे कट रहा है वो बताएगा। हाँ, जो दूसरा है आपका एक गीत निशा निमंत्रण का है जो कि, तो इसके अंदर जो है आपको बता रहा है कि व्याकुलता आ जाती है लोगों के अंदर जब घर में कोई इंतजार कर रहा होता है, तो उस व्याकुलता से जो है मतलब चंचलता तेजी भर देती है, हमारे जो भी हम काम कर रहे हो उसको तेजी से करने लगते हैं। लेकिन अगर कोई इंतजार नहीं कर रहा होता तो वहीं पे हम जो है धीमे पड़ जाते हैं और हमें किसी काम में जल्दी नहीं रहती। तो ऐसा कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब जो है हम देखते हैं व्याख्या, और व्याख्या देखने के बाद में आराम से समझ में आएगा क्या सीन है क्या नहीं है। तो अभी हम करेंगे इसका, पहले जो है आपका आ रहा है आत्म परिचय, उसके बाद में एक गीत वाला आएगा, मतलब दिन जल्दी जल्दी ढलता है वाला एक गीत आएगा। तो अब जो है पहले आत्म परिचय जानते हैं। ये अपनी कहानी बता रहा है कैसे इसकी जो है जिंदगी अभी कैसे बीत रही है। मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झिंकत जिसको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। देखो अगर पढ़ोगे ना मजा आएगा आपको, पूरी पूरी मतलब कविता को पढ़ोगे मजा आएगा, लेकिन हाँ मजे से ज़्यादा हमें समझना भी है। और हाँ एक चीज़ बता देता हूँ, जो एग्जाम्स में आते हैं ना तो आत्म परिचय में से नहीं आता, वो आपका एक गीत वाला जो पोर्शन है 3 ही पैराग्राफ है उसके अंदर, तो उन्हीं में से एग्जाम्स में पहरे की व्याख्या करनी आती है, इस वाले में से नहीं आती। मतलब मैंने जो नोटिस किया है इसमें से आई नहीं है अभी तक, एक बार आई थी बस अभी तक जितने भी लास्ट ईयर जितने भी एग्जाम हुए हैं, लेकिन उसमें से लगभग पहले या दूसरे सेट में मिली जाती है आपको, मतलब हर साल आती है उसमें से एक ना एक में। अब देखो यहाँ पे पहले इसको कर लेते हैं। मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ। जगजीवन को मतलब संसार जो है उसको बोलते हैं संसार, जग मतलब संसार, उसका जीवन, संसार में मेरा जो जीवन है मैं पूरा जीवन जो है क्या लिए फिरता हूँ, भार। भार का मतलब समझ रहे हो ना, मतलब कठिनाइयाँ या फिर जो भी कुछ है दिक्कतें लिए फिरता हूँ मैं फालतू फंड की, बहुत सारी परेशानियां ही परेशानियां मैं अपने जीवन में लिए फिर रहा हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। देखो यहाँ पे अब भाव समझते चलो, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। अब जो ये भार है ये मेरे को बहुत परेशान कर रहा है, मुझे दुखी रखता है, लेकिन फिर भी मैं इस दुनिया के लिए मैं जो है अपने जीवन में प्यार लिए फिर रहा हूँ, मैं खुश दिखाई दे रहा हूँ। भले ही मैं दुखी हूँ लेकिन मैं लोगों को खुश दिखाई दे रहा हूँ, मैं जीवन में खुश हूँ बिल्कुल। तो मेरे जीवन में प्यार ही प्यार भरा हुआ है, भले ही मेरे जीवन में कितने भी कष्ट क्यों ना आए हो। कर दिया किसी ने झिंकित जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है झिंकित होता है आपका बजाना, जैसे वीणा को बजाना, ट्रिंग ट्रिंग वो तार बजाते हैं ना वो वाली। तो यहाँ पे वही बात है कि कर दिया किसी ने, यहाँ पे अपने प्रेमिका का जिक्र करते हुए कहता है वो बच्चन, मतलब हरिवंश राय बच्चन जो है कहते हैं वो कि कर दिया किसी ने झिंकत जिनको छूकर, मतलब बजा दिया, जैसे वीणा को छूकर बिल्कुल बजा दिया हो, तो उसी प्रकार जो है मतलब मेरी प्रेमिका ने मुझे छुआ, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। यानी कि जो अब जो प्रेमिका थी वो तो नहीं रही, वो चल बसी, तो अब जो है उसको यादें आ रही हैं, उसको जो है मतलब उसके छूना वो सारी चीज़ें उसको याद आ रही है कि वो कैसे उसको जो है मतलब खुश रखती थी। तो वही बात आ रही है कि मैं सांसों के, वो उसकी जो है सांसें बंद हो चुकी हैं, तो मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मतलब वो अब जो तार है वो टूट चुके हैं, दो तार लिए फिरता हूँ, वो जो है बजाने की वजह से टूट गए, यानी कि उसका प्रेम अब खत्म हो गया है, वो अब चल बसी है, ऐसा कुछ है। तो अब देखते हैं अगले वाले में। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। अब स्नेह सुरा क्या होती है? स्नेह होता है प्रेम और सुरा होती है दारू बोल सकते हो आप, यानी कि मदिरा, पान, शराब जो भी है, पान नहीं मदिरा या फिर शराब बोलते हैं। वैसे हिंदी में थोड़ा सा स्टाइल मारने के लिए इसको मदिरा लिखते हैं, मदिरा बोल रहे हैं शराब बोल लो, जो भी है। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं उसको लेता हूँ, यानी कि प्रेम रूपी जो है शराब का मैं अब नशा करने लग गया हूँ, मतलब शायद गम भुलाने के लिए हो रहा है ऐसा कुछ। मैं स्नेह सुरा का पान कर रहा हूँ, यानी कि समझ गए ना, प्रेम रूपी शराब का जो है मैं नशा करने लग गया हूँ। मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ, मुझे इस जग की कोई चिंता नहीं, मैं कभी भी इस संसार, जग मतलब संसार, मैं इस संसार को कभी भी मतलब ध्यान नहीं करता, मैं इसको याद नहीं करता, ध्यान में नहीं रखता इसको कभी भी। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते,
मैं अपने मन का गान क्या करता हूँ। जग तो उन्हीं से पूछता है जो उन्हीं की गाते हैं, उन्हीं के बारे में बातें करते रहते हैं। मतलब ये संसार जो है अपने मतलब का है, अपना काम निकालता है उन्हीं। देखो यहाँ पे फीलिंग समझो, जग पूछ रहा उनको, मतलब जग मतलब यहाँ पे जो लोग हैं वो उन्हीं से बात कर रहे हैं जो जग की गाते, जो मतलब लोगों का भला मनाते। जैसे अभी आपके पास पैसे हैं बहुत सारे, आपने अपने दोस्त को दे दिए, दोस्त या फिर कोई भी है, तो वो आपको पूछता रहेगा, लेकिन अगर आपने उसको कुछ नहीं दिया तो आपको वो पूछेगा नहीं। तो ऐसा है यहाँ पे जग के बारे में, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, जो लोगों का भला मनाते, उन्हीं को पूछता है वो लोग, बाकी किसी से उनको कुछ लेना नहीं होता। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, लेकिन मैं तो अपने मन को, अपने आप को ही जो है अपने आप में डूबा रहता हूँ, अपना ही भला मनाता हूँ, मुझे किसी दूसरे की चिंता नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पे, मतलब ये यहाँ पे समझ गए ना, लेखक जो है अपनी ही मस्ती में डूब डूब कर रह रहा है, मतलब अपना मौज कर रहा है फुल, कोई दिक्कत नहीं है, किसी दूसरे से को कुछ लेना देना नहीं रहा है यहाँ पे। अब कौन से वाला पैरा था ये, सोने सुरा हो गया ना आपका। हाँ, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, है यह अपूर्ण संसार ना मुझको भाता, मैं सब सौपनों का संसार लिए फिरता हूँ। यहाँ पे समझो निज होता है अपना, ठीक है, निज क्या होता है अपना। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, दो चीजें ले रहा है यहाँ पे। मैं निज उर के, देखो यहाँ पे उद्गार और यहाँ पे उपहार, ये दो चीजें लिए फिर रहा है लेखक। क्या, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ और मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। यानी कि उद्गार होती हैं भाव, भावनाएं, अधीनता, अधीरता, अधीनता बोल रहा हूँ, अधीरता यानी कि भाव भावनाएं बोल सकते हो आप इसको समझने के लिए। भाव है जो कि फीलिंग्स बोल सकते हो सब इंग्लिश में, तो वो है मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। कहता है यहाँ पे कि मतलब मैं अपने हृदय में जो है भाव इकट्ठे, बहुत सारे भाव मेरे दिल में भरे हुए हैं, उनको मैं संभाल के रख रहा हूँ। मैं निज उर के उपहार, उर यहाँ पे हृदय होता है, ठीक है, उर को बताना भूल गया मैं। तो मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, मैं दिल में ही बहुत सारे उपहार लिए घूम रहा हूँ, है यह अपूर्ण संसार ना मुझको भाता। ये अपूर्ण संसार, अपूर्ण संसार क्यों बोल रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये संसार में अब जो ये संसार है ये पूर्ण नहीं रहा उसके लिए, ठीक है, मतलब उसकी प्रेमिका चली गई, तो अपूर्ण संसार ना मुझको भाता। अब ये संसार मेरे को पसंद ही नहीं आता, मैं सपनों का संसार ले फिरता हूँ, मैं तो उसकी यादों में ही खोया हुआ हूँ। मैं मतलब अब देखो, अगर आपकी प्रेमिका चली गई मान के चलो, तो क्या होगा, आप उसको याद करोगे, तो याद कहाँ करोगे, बाहर फिजिकली आएगी वो, दोबारा आपसे मिलने नहीं, ऐसा नहीं होता ना। तो वो सपनों में याद कर रहा है, सपनों का संसार अपने लिए फिर रहा है, जिसमें वो अपने प्रेमिका के साथ है, अब मतलब इंजॉय कर रहा है वो। अब पूरा संसार, बाहर का संसार में तो कुछ है ही नहीं उसके लिए, मतलब अकेला पड़ गया है, अब उसकी फैमिली नहीं है, कोई नहीं है, और अब अकेला है, जो प्रेमिका थी वो भी चली गई है, तो अब वो जो है सपनों का संसार लिए फिर रहा है। समझ गए ना कौन सा संसार है वो, यानी कि वो सपने देख रहा है, ख्यालों में खोया रहता है वो हर टाइम। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ, जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बता रहा है कि मैं जला हृदय में अग्नि, मैं अपने दिल में जो है आग दहा करता हूँ, दहा मतलब जलाना, तो मैं अपने दिल में जो है अग्नि जलाता रहता हूँ, बिल्कुल दिल जो है मतलब जलता रहता है मेरा दुख से। सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ, मेरी जिंदगी में सुख भी आए दुख भी आए, मैंने कभी किसी को ज्यादा तवज्जो दिया नहीं है, सुखों को भी और दुखों को भी, दोनों को बराबर जो है महत्व दिया है, दोनों को सहा है मैंने, बराबर से सहा है। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, भव सागर, भव होता है मतलब संसार का, संसार रूपी सागर की बात हो रही है यहाँ पे, संसार रूपी सागर, जग भव सागर तरने को नाव बनाए, जो संसार रूपी सागर है, लोग जो है उसको, संसार जो है उसको तैरने के लिए, उसको पार करने के लिए क्या बनाते हैं, नाव बनाते हैं। मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो, मुझे इन चीजों की जरूरत ही नहीं है। मौजों पर देखो, यहाँ पे भव तो पता है क्या है, मौजों पर, मौजों पर का मतलब यहाँ पे है लेखक का कि जो लहरें होती है उन पर जो है ये मस्त बह रहा है, इसको कोई चिंता नहीं है, नाव की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे कुल मिला के बात यह है, तो थोड़ा सा हिडन मीनिंग समझो इसका यहाँ पे लाइनों का, कि यहाँ पे जो है लोग जो है
अब भवसागरीय पूरा संसार रूपी सागर मतलब यहाँ पे जो लोग हैं ना दुनिया के, वो क्या करते हैं, वो मुक्ति के लिए अलग अलग रास्ते ढूंढते हैं किसी दूसरे बंदे से कि ये मुक्ति ऐसे होगी वैसे होगी, लेकिन मुझे उन चीज़ों की चिंता नहीं है, मैं अपनी मुक्ति खुद कर लूंगा, मुझे दूसरे की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बात ही ऐसी हो रही है कुछ, यानी कि मैं भाव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, मैं अपनी लहरों पर मतलब जो सागर की लहरें हैं समुद्र की, उन पे मैं खुद ही मतलब इंजॉय कर लूंगा, मुझे किसी की दूसरे की जरूरत नहीं है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझसे बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। याद तो पता ही किसके लिए फिर रहा है वो, देखो मैं यौन होती है जवानी, अगर आपने हिंदी में साइंस पढ़ी है पता होगा। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, मैं जवानी की जो है उन्माद होती है, आपका जोश मस्ती वो सारी चीजें वो यादें वो सब कुछ लेके फिर रहा है वो। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, मैं जवानी का जो जोश है वो अब भी लिए फिर रहा हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। उन्मादों में जो ये उन्माद है जो जोश है उसके अंदर मेरा सिर्फ और सिर्फ दुख है। क्या है, देखो जवानी में उसने प्रेम किया, उसकी जो है प्रेमिका चल बसी, तो अब क्या है जो वो जवानी के जो जोश था उसमें, तो उसमें वो क्या लिए फिर रहा है, अवसाद, यानी कि अवसाद का मतलब होता है दुख पीड़ा, तो ये जो दुख है वो लिए फिर रहा है। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, जो मुझको बाहर से लोगों को ऐसा दिखाती है कि मैं तो हंस रहा हूं, मैं बिल्कुल खुश हूं, लेकिन वो मेरे को अंदर से तोड़ती जा रही है, मुझे अंदर से रुला रही है, बहुत ही जोर से रुला रही है। मैं हाय किसकी याद लिए फिरता हूँ, मैं जो है अपनी प्रेमिका की याद लिए फिर रहा हूँ, मैं किसी की याद लिए फिर रहा हूँ अपनी जिंदगी में। यानी कि लोगों को दिखता है कि मैं बाहर से खुश हूँ बिल्कुल, लेकिन मैं अंदर से टूट चुका हूँ, पूरी तरह से हार चुका हूँ, मुझे उस अपनी प्रेमिका की याद आ रही है। कर यतन मिटेंगे सब, सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना, फिर मुड़ना क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। अब देखो यहाँ पे कर यतन मिटे सब, यतन होते हैं प्रयास कोशिशें, तो कर यतन मिटे सब, कोशिशें करके सब मिट गए, सत्य किसी ने न जाना, सत्य किसी ने जाना, यानी कि लोगों ने सत्य को, असली असीम सत्य जो होती है, सच्चाई क्या है जिंदगी की, उसको ढूंढने में अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने मिटा दी है। कर यतन मिटे सब मिट गए, सत्य किसी ने जाना, और सत्य की जो जिस चीज को वो ढूंढ रहे थे असलियत जिंदगी की, वो किसी को अभी तक भी पता नहीं चल पाई है। नादान वही है, मूर्ख तो मतलब नादान ना समझ बोल सकते हो आप इसको, ना समझ तो वही है हाय जहां पर दाना, जहां पर क्या है दाना, दाना मतलब अकलमंदी, समझदार लोग जहां पे है ना वहीं पे नादान लोग भी रहते हैं। यहाँ पे बात हो रही है कि लोग सत्य की को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिंदगी में कि असीम सत्य क्या है, कि सच्चाई क्या है जिंदगी की, लेकिन वो नहीं जानते, वो क्या नहीं जानते कि जहाँ पे समझदार लोग हैं वहीं पर नादान लोग भी तो है, मूर्ख लोग भी तो वहीं पे रह रहे हैं, तो वो एक साथ ही रह रहे हैं। फिर मूढ़ना क्या जग जो इस पर भी सीखे, मूड होता है मूर्ख, मूड क्या होता है मूर्ख, फिर मूढ़ना क्या जग जो इस पर भी सीखे, वो मूर्ख लोग जो है अब इस जग में क्या ही सीखे, मतलब जो इस पर भी सीखे वो इसी के ऊपर जो है रिसर्च करने पे तुले पड़े हैं कि क्या है क्या नहीं है, असीम सच्चाई क्या है, तो उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं वो। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, लेकिन मैं तो जो है सीख रहा हूँ, क्या सीख रहा हूँ, वो लोग तो नई नई चीजें सीखने की कोशिश करें, जो मूर्ख लोग हैं ये नई नई चीजें, इस पर भी सीखी, ये चीज पता लगी चलो अब दूसरी सीखते हैं तीसरी सीखते हैं, वो इस काम में लगे हुए हैं, लेकिन मैं जो है सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, जो ज्ञान मैंने भुला दिया था, जो भुलाना मतलब भूल गया, जो ज्ञान मैं भूल गया था मैं उसी को सीख रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ कि नया नई चीजें सीखते रहो, मैं उसी चीज को, उस परम सत्य को जो है कोई भी विद्वान या बुद्धिमान जान तो सकता नहीं है, यहाँ पे सब लोग मिट गए, तो मैं जो है जो मुझे पता है ना मैं उसी को सीख रहा हूँ, मुझे कुछ नया परम सत्य को जानने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग में उस पृथ्वी को ठकराता। मैं और जग और
कहाँ का नाता, मतलब मैं मेरा जग अलग है, मतलब जग मतलब समझ रहे हो ना, संसार, कि मेरा संसार तो अलग हो गया है और ये जो संसार है ये अलग है। मैं जो है बना बनाकर कितने जग रोज मिटाता। अब वो क्या कर रहा है जो कवि है हमारा, यानी कि वो क्या करता है कि जो संसार है अपनी कल्पनाओं में खोया रहता है हर टाइम पे, तो वो हर टाइम नए नए संसार, नए नए ख्याल मन में लाता रहता है, नए नए संसार बनाता रहता है अपने अंदर और उनको रोज मिटाता रहता है। मतलब बन गया मिट गया, बना दिया मिटा दिया, याद आई फिर भूल गया, फिर दूसरी याद आई फिर भूल गया, छोड़ दी उसको मिटा दिया, फिर तीसरी आई, ऐसे चलता रहता है उसके अंदर। वो जो है असली संसार में से उसका कोई नाता नहीं है, अब किसी से कोई संबंध उसका नहीं है। मैं और जग और मैं तो कुछ और हूं, जग कुछ और है और मेरा कोई इनके बीच में नाता नहीं है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, मैं कितने सारे संसार जो है बनाता हूं और उनको मिटा देता हूं, यानी कि अपने ख्यालों को मिटाता रहता हूं। जग जिस पृथ्वी का जोड़ा करता वैभव, वैभव होती है शानो शौकत, या फिर बोल सकते हो अमीरी, बोल सकते हो धन पैसा ऐश्वर्य जो भी है। तो जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, लोग जो है जिस पृथ्वी के ऊपर जो है सिर्फ पैसे के लिए, पैसे पे तुले पड़े हैं, पैसा इकट्ठा करना, मैं प्रति पग में उस पृथ्वी को ठुकराता, मैं उस पृथ्वी को, उस संसार को ठुकरा रहा हूं। किसको? जो पैसे के लिए तुले पड़े हैं कि पैसा ही सब कुछ है, तो ऐसे संसार को मैं ठुकरा देता हूं, ठुकरा रहा हूं। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूं। निज पता ही है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए थे, निज क्या होता है? अपना। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, रोदन होता है दुख, मैं निज रोदन, मेरे अंदर जो है दुख है उसमें मैं राग लिए फिरता हूँ, मतलब मैं पीड़ा से रो रहा हूँ। लेकिन लोगों को क्या लग रहा है? मैं राग गा रहा हूँ। क्या लग रहा है लोगों को? मैं राग गा रहा हूँ, मैं गीत गा रहा हूँ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, मैं अपने दुखों के अंदर जो है लोगों को लगता है कि मैं राग मैं गा रहा हूँ, मुझे बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा है उसका। समझ रहे हो ना किसका? शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, मेरी वाणी तो बिल्कुल शीतल है, शीतल वाणी बोलिए, आपा खोलिए, नहीं, शीतल वाणी में ये आग लिए फिर रहा है लेखक हमारा। अब शीतल वाणी यानी कि बोल तो लोगों को ठीक ठाक रहा है, लेकिन उसमें जो है बहुत ही ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है, क्रोध भरा हुआ है, आग भरी हुई है उसके अंदर। ठीक है। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। ये भूपो क्या होता है? भूपो होते हैं राजा, राजा लोग पहले के टाइम पे होते थे ना राजा, उस टाइम पे तो राजा ही थे जब ये पैदा हुआ, उस जवानी में जो भी था राजा थे। और भूपो के प्रसाद, प्रसाद होते हैं महल, तो जिसके ऊपर ये बोल रहा है हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, यानी कि जिसके ऊपर मैं अपने जो राजा के महल है वो भी कुछ नहीं है, तुच्छ है वो, उन सब चीजों के आगे मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूं। मैं उस खंडर का जो है क्या लेके घूम रहा हूं? भाग लेके, एक हिस्सा लेके घूम रहा हूं। अब यहाँ पे आपको शायद समझ में आ गई होगी कुछ एक को तो फीलिंग की क्या बोलना चाह रहा है लेखक, कुछ को नहीं आया होगा। अब बताता हूं, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसकी प्रेमिका अब चल बसी है, उसकी यादें हैं, जो उसके यादों के जो उसके महल थे वो अब खत्म होते जा रहे हैं, धीरे धीरे टूटते जा रहे हैं, और अब उसका सिर्फ खंडर है, उसका कुछ भाग उसके पास बचा हुआ है, उन यादों का कुछ हिस्सा उसके पास अभी भी याद है, उसको बचा हुआ है। तो वो जो है बोल रहा है कि ये सब इन राजा के महलों से भी ज्यादा कीमती है। क्या है वो कीमती चीज? वो है खंडर, यानी कि उसकी यादों के जो बीता हुआ जो समय है वो उसके लिए सबसे ज्यादा कीमती है उन राजा के महलों के भी बजाय। मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा, तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। समझो यहाँ पे बहुत ही आसान है गाना। मैं रोया, मैं रो रहा हूं, तुमको इसको तुम कहते हो गाना, और तुम लोग इसको बता रहे हो कि मैं तो गाना गा रहा हूं, मतलब मैं मुझे मेरे शरीर के अंदर मुझे दुख महसूस हो रहा है, मैं रो रहा हूं, और तुम बोल रहे हो कि तुम गा रहे हो। मैं फूट पड़ा, तुम कहते छंद बनाना। अब मैंने जो है अपना दुख, असीम जो दुख था वो फूट पड़ा है, बाहर निकल गया मेरा दुख। अब वो तुम बोल रहे हो कि तुमने इसको छंद में बना लिया, पता नहीं क्या समझते हो। मतलब अगर मैं रो रहा हूं तो तुम कहते हो कि तुम गा रहे हो, तुम कहते हो अगर मैं अपना जो है दुख व्यक्त कर रहा हूं तो तुम बोलते हो यहाँ पे छंद बना रहा है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, और ये संसार जो है मुझे कवि कहकर क्यों अपनाना चाह रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। क्यों बता रहा है कि तू कवि है, मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं दुनिया का सिर्फ एक नया दीवाना हूं, मुझे ये दुनिया पसंद है, मैं इस दुनिया का ही एक नया प्रेमी हूं।
ठीक है, समझ गए, आसान है ना बहुत ज्यादा। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, आखिरी पैरा ही आपका। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। देखो, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं जो है दीवाने समझ रहे हो ना, प्रेमी, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा हमने दीवाना। तो मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं प्रेमियों का जो है वेश धारण मतलब होता है ना, उसी का रूप बोल सकते हो, उसका रूप लेकर जो है जीवन जी रहा हूँ। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। अब ये मादकता क्या हो गई? मादकता होता है नशा, यानी कि अब जो है मैं नशा निशेष लिए फिरता हूँ। निशेष होता है थोड़ा सा, बिल्कुल खत्म ही होने वाला है, थोड़ा सा जो है आधा नशा मान सकते हो आप, कि मैं थोड़ा सा नशे से में हूँ, मैं नशा सा लिए फिर रहा हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, और जिसको जिस चीज को सुनकर जो है संसार जो है खुश हो जाता है, दुख झूम मतलब झुके लहराए, खुशी से मतलब कूदने लग जाए, मजे आ जाए सबको, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मैं जो है मस्ती, वो मस्ती का जो है मस्ती में लहराने लगेंगे वो लोग, वो चीजें मैं लेकर आ रहा हूँ, उसका संदेश मैं लेकर घूम रहा हूँ। यानी कि लेखक के अंदर यहाँ पे भाव समझो आप थोड़ा सा। यहाँ पे जो है लेखक दुखी है काफी ज्यादा, उसकी प्रेमिका चल बसी है, उसकी यादें उसके मन में तैर रही है। अब जो है वो लोगों के लिए मतलब कविताएं वगैरह लिख रहा है, तो अब लोगों को वो खुश करना चाह रहा है, लेकिन असल में वो तो दुखी है, वो अभी भी थोड़े से नशे में है। ठीक है, आई होप वैसे आसान थी, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें, समझने को आसान थी। अब यहाँ पे हाँ कुछ चीज़ें रह गई आपकी, भाषा वाषा कौन कौन सी है। देखो भाषा है इसमें खड़ी बोली। अब देखो जब भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा और आप व्याख्या आराम से कर पा रहे हो, आराम से का मतलब समझ रहे हो ना, कि यहाँ पे देखो मैं दीवानों का वेश लिए फिर तो समझ रहे हो आप क्या बोल रहा है लेखक, तो समझ लो वहां पे खड़ी बोली है। एक आध वर्ड आता है वो पर्यायवाची टाइप का, तो वो समझ जाया करो। खड़ी बोली बहुत ज्यादातर जो है खड़ी बोली के लेखक मिलेंगे, और उसी की जो है आपको व्याख्या करनी पड़ेगी। और लेखक का भी देख लो यार, लेखक कितना पुराना है। अगर बहुत पुराने लेखक है जैसे राम लक्ष्मण, या फिर कोई उस टाइम की जो कविताएं लिखी हुई है, कबीरदास, सूरदास, तो वो उनकी भाषा शैली अलग रहती है। लेकिन इनमें ज़्यादातर 90% में भाषा खड़ी बोली रहती है। अलंकारों में देखो तो अनुप्रास अलंकार आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। और यहाँ पे जो रस है वो कौन सा है? श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यानी कि अपनी प्रेमिका से वो दूर हो गया ना, तो वो रस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बस यही है, और तो ज़्यादा कुछ बताना नहीं होता। और हाँ एक चीज़ आखिर में सबको लिखनी होती है कि भाषा सरल सहज और बस आसान है बहुत ज़्यादा, ये बोलना पड़ता है चाहे हो या ना हो। चाहे आप कबीरदास की व्याख्या करो या इसकी करो, भाषा सरल सहज है, चाहे घंटा नहीं समझ में आए आपको। अब देखो अगले वाले पहरे को देखते हैं, मतलब अगली वाली कविता को, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, मजा आएगा। बहुत मज़ेदार है, 3 पैरे छोटे छोटे से बस। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, आपका जो समय है वो जल्दी जल्दी कट रहा है, टाइम पास हो रहा है, बड़े मस्त। हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब देखो यहाँ पे भाव समझना है थोड़े से। हो जाए ना पथ में रात कहीं, पथ होता है रास्ता, कि यहाँ पे लेखक बोलता है कि हो जाए ना पथ में रात कहीं, रास्ते में कहीं रात ना हो जाए, मंजिल भी तो है दूर नहीं। अब जो मंजिल है वो भी ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं रात ना हो जाए रास्ते में ही। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। और ये बात सोच के जो दिन का पंथी है, दिन का पक्षी है, वो जो है प्रेमी या फिर जो भी कोई आदमी है, मनुष्य हो गया या पक्षी हो गया, कोई भी है, वो जो है जल्दी जल्दी चल रहा है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है और दिन जो है जल्दी जल्दी बीत रहा है, व्यतीत हो रहा है। अब यहाँ पे थोड़ी सी हिडन मीनिंग भी है थोड़ा सा। यहाँ पे बात क्या हो रही है, यहाँ पे एक तरीके से आप लॉजिक समझोगे ना, तो यहाँ पे जीवन की बात हो रही है। हो जाए ना पथ में रात कहीं, मतलब रास्ते में कहीं रात ना हो जाए, जो जीवन है हमारा कहीं रास्ते में ही अस्त ना हो जाए, रास्ते में ही बुझ ना जाए, मतलब टपक जाए हम रास्ते में ही। मंजिल भी तो है दूर नहीं, मंजिल भी दूर नहीं है, लेकिन हमें ऐसा डर लग रहा है कि कहीं हम रास्ते में ही टपक ना जाए। तो यह सोच थका दिन का पंथी भी दिन जल्दी जल्दी चलता है। और यह बात सोच के जो लोग हैं वो जल्दी जल्दी से काम करने लगते हैं, या जो भी पक्षी है, पंथी का मतलब यहाँ पे दिन का पंथी है, सूर्य भी बोलते हैं, पथिक, राही, पक्षी, बहुत सारी चीजें हैं। जो भी कोई है वो जल्दी जल्दी चल रहा है अभी, किसकी वजह से? कहीं वो रास्ते में टपक ना जाए, मर ना जाए, मृत्यु ना हो जाए। अब देखो यहाँ पे अगले वाला इजी था ना, समझ में आ गया होगा आई होप। अब अगले वाले को देखो, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीडों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता, कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है ढलता है।
बच्चे प्रत्याशा में होंगे। बच्चे क्या कर रहे होंगे? प्रत्याशा में। बच्चे तो बच्चे होते हैं, प्रत्याशा होती है आशा, उम्मीद। बच्चे जो है इस उम्मीद में होंगे, नीडों से झांक रहे हैं। नीड क्या होते हैं? नीडे होते हैं घोंसले। नीडों से, घोंसलों से वो झांक रहे होंगे, वो देख रहे होंगे कि जो है मम्मी पापा कहाँ रह गए, मेरे आने वाले थे अभी मेरे लिए चावल का दाना लेके। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीडों से झांक रहे होंगे। बच्चे इस उम्मीद में होंगे और घोंसलों से देख रहे होंगे कि कहाँ रह गए वो। यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है। चंचलता मतलब व्याकुलता। तो ये चीज, ये ध्यान जब एक चिड़िया के मन में आता है तो वो उसके परों में चंचलता, व्याकुलता भर देता है और वो तेजी से उड़ने लग जाती है। 20 की स्पीड पे चल रही थी पहले, अभी 80 के भी भागने लग गई है। वो बिल्कुल रॉकेट बन गई है, वो व्याकुल हो गई है, वो चंचल हो गई है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है क्योंकि दिन जो है जल्दी से समाप्त होता जा रहा है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न स्थिल करता पद को, भरता और में विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, यानी कि अब लेखक बोल रहा है कि चलो चिड़िया के तो बच्चे घोंसले से इंतजार कर रहे होंगे, वो तो ठीक बात है, लेकिन अब मुझसे मिलने को कौन विकल, मुझसे मिलने को कौन व्याकुल है। विकल का मतलब है व्याकुल। कौन मेरे मुझसे मिलने को व्याकुल है? कोई मेरा इंतजार नहीं कर रहा। मैं हूँ किसके हित में चंचल, मैं किसके लिए व्याकुल हूँ, मैं किस चीज के लिए जो है मतलब चंचलता दिखाऊं, मैं तेजी दिखाऊं। मेरा कोई इंतजार ही नहीं कर रहा, वहां पे कोई है ही नहीं मेरा, तो मैं क्यों जो है व्याकुल हूं, क्यों मैं चिंता दिखाऊं, क्यों जल्दीबाजी करूं मैं। यह प्रश्न, ये प्रश्न जब मैं अपने आप से पूछता हूं, स्थिल करता पद को। स्थिल मतलब धीमा कर देता है, किसको कर देता है? मंद कर देता है। पद को, पैरों को, मेरी गति को धीमा कर देता है वो। भरता और में विवलता है। भरता क्या है? उर, उर का मतलब पहले बताया था, उर होता है हृदय, तो भरता उर में विह्वलता है। विह्वलता मतलब व्याकुलता। तो ये चीज मेरे को व्याकुल कर देती है, मतलब फीलिंग देती है कि मैं जल्दी क्यों दिखाऊं। ना तो मेरा कोई इंतजार कर रहा, ना कोई मेरे से मिलने आया, कुछ नहीं है मेरा यहाँ पे इस दुनिया में, तो मैं क्यों जल्दी दिखाऊं मैं। और ये बात सोच के मेरा ख्याल, मेरे पैर जो है धीमी गति पकड़ लेते हैं। लेकिन फिर भी दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, दिन जो समय है वो जल्दी जल्दी से व्यतीत हो रहा है। अब आ गए आपके अभ्यास के प्रश्न उत्तर, और इसको करेंगे हम अगली वीडियो में। बहुत बड़ी वीडियो बन गई है, व्याख्या इजी थी। हाँ, इसके भी बता देता हूँ इसमें क्या क्या है। भाषा सरल और सहज सरल सब कुछ है। अलंकारों में आपको पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार आपको देखने को मिलेगा। अनुप्रास तो सब में ही मिलता है, नहीं कोई अलंकार याद आता अनुप्रास चिपका दो, बस सीधी बात है। उसके अलावा जो है आपको तत्सम शब्दावली मिलेगी, यहाँ पे प्रसाद गुण मिलता है, चित्रात्मक शैली है। तो यही कुछ बताना होता है बस आपको। मुक्तक छंद है यहाँ पे, बस हो गया। चलो अब वीडियो करते हैं खत्म। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की। वैसे 12th में ही आप, फिर भी बता देता हूँ सभी क्लासेज की जो है, जो बताई अभी, तो उनकी सारे सब्जेक्ट की वीडियोस हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में होने वाली है। तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी दबा लेना, ताकि अगर कोई अपडेट मैं आपको दूँ तो आपसे टाइम से मिले और छूटने ना पाए।